हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पिछली वीडियो में हमने 1908 तक कवर कर लिया था, जिसमें हमने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में कुछ जाना था और उसके बाद के जो इम्पोर्टेंट घटनाएं थी, जैसे सूरज स्प्लिट था, मुस्लिम लीग कैसे बनी, किसने बनाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम 1909 से लेके 1918 तक जो है डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट सेशन है और देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो लेक्चर नंबर हमारा 27 है ये इंडियन हिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 1908 के बाद जो है ब्रिटिशर्स एक रिफॉर्म लेके आए थे। देखिए जब भी कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी होती है, अब इससे पहले क्या हो चुका था, स्वदेशी मूवमेंट हो चुका था। स्वदेशी मूवमेंट को देखते हुए उनकी क्या डिमांड्स वगैरह थी और उनकी जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उसको कर्ब करने के लिए ये एक और एक्ट लेके आते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट। ये तब एक्ट लेके आते हैं जब 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 जो है यहाँ पे कोई रेवोल्यूशन होगा, जब कोई क्रांति होगी, उसके बाद जो है ये ब्रिटिश लोग जो थे ये एक्ट लेके आते थे। अब ये जो 1909 का एक्ट था, इसमें इन लोगों ने क्या किया देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉइसरॉय कौन थे, मिंटो, लॉर्ड मिंटो जो थे ये वॉइसरॉय थे, एंड मॉर्ले जो थे यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। सो ये जो आपको याद रखना है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसको बोला जाता था। क्या, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 909 का, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता था। एंड यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट किया इन्होंने मुस्लिम्स के लिए। सो पहली बार ऐसा हुआ कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़ा होगा इलेक्शन में, उसको जो है मुस्लिम जो है वोटर ही वोट डालेगा। तो ये चीज़ जो है पहली बार कब जो है स्टार्ट हुई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर जो है यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। तो आपने याद रखना है कि 1909 वाला मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है उसमें ये बात हुई थी, राइट। एंड प्रोविंशियल काउंसिल में क्या हुआ, तीन कैटेगरी जो है डिवाइड हुई, जनरल की कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैटेगरी, ठीक है। और सेंट्रल काउंसिल में जो है एक और कैटेगरी जोड़ी गई, मुस्लिम, जो कि पहले एक नई जो है कैटेगरी नहीं होती थी, राइट। सो एक नई कैटेगरी बनाई गई मुस्लिम्स की और उनके लिए जो है यहाँ पे कॉमनल रिप्रेजेंटेशन रखा गया। सो मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो 1909 से निकल के आता है। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो मेजर जो पार्ट था 1909 जो रिफॉर्म्स हुई थी वो था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। सो अगर हम बात करें जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी वो कब से स्टार्ट हुई, तो आप देखेंगे जो मुस्लिम लीग का अमृतसर का सेशन हुआ था 1908, यानी कि एक साल पहले, जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं उससे ठीक एक साल पहले अमृतसर के अंदर एक सेशन होता है। और उस सेशन की जो प्रेसिडेंट होते हैं उसमें वो सर सैयद अली इमाम, ठीक है। और यहाँ पे ये डिमांड करते हैं कि हम जो है मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। एंड वो जो है इनको फिर दे दिया गया 1909 के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, तो ये हमेशा जो है यहाँ पे इस बात के जो है मुस्लिम लीग को अपोज करते हैं कि ये जो है मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। इन द 1910 एट द अलाहाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस ही मूव्ड रेजोल्यूशन कंडेमनिंग द सिस्टम ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट। तो 1910 में जो है इलाहाबाद सेशन होता है कांग्रेस का। सो उसमें जो है जिन्ना क्या बोलते हैं, वो कंडेम्ड करते हैं कि कम्युनल इलेक्टोरेट जो है यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। एंड फिर इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट मूवमेंट, ठीक है। हम मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट। 1909 के बाद जो है आप देखेंगे जो मेजर घटना जो होती है वो है आपकी होम रूल मूवमेंट, ठीक है। होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये याद रखना है कि कब हुई थी, 1916 में। डायरेक्ट डेट पूछ ली जाती है 1916 में होम रूल मूवमेंट। अब देखो दो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं द होम रूल मूवमेंट वाज इंडियन रिस्पांस टू द वर्ल्ड वार वन एंड रिप्रेजेंटेड द एमर्जेंस ऑफ ए न्यू ट्रेंड ऑफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स। एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक प्रूव्ड टू बी द पायनियर्स ऑफ दिस न्यू ट्रेंड एंड हाउएवर द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए होम रूल लीग वाज ओरिजिनेटेड विद द एनी बेसेंट। लेकिन जो मेन देखिए होम रूल लीग की शुरुआत क्यों हुई, देखिए
ये रिस्पॉन्स था इंडियंस का वर्ल्ड वार वन को लेकर। अब वर्ल्ड वार वन में जो है आप देखेंगे इंडियंस में भी सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, एंड साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप देखेंगे एग्रेसिव पॉलिटिक्स का जो है इमर्जेंस होता है इसके बाद में। और होम रूल जो लीग है या मूवमेंट बोले, इसकी जो शुरुआत है, इसका जो आइडिया है बेसिकली एनी बेसेंट ने दिया था। लेकिन आप दो जगहों पे जो है यहाँ पे इसको चलता हुआ देखेंगे। अ, अगर हम बात करें कैंपेन की, होम रूल बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ वीकली कॉमनवेल्थ। सो याद रखना है आपको, कॉमनवेल्थ से जो है इसकी शुरुआत होती है और ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, एनी बेसेंट जो है इन्होंने कॉमनवेल्थ लिखी थी। इट वाज ए वीकली मैगजीन आप बोल सकते हैं। एंड तिलक स्टार्टेड इंडियन होम रूल लीग। आपको अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी, तो आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए होम रूल लीग, नॉर्मली होम रूल लीग पूछा जाए, तब आपका आंसर एनी बेसेंट होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपको देना है। अगर हम तिलक की बात करें दोस्तों, तो इंडियन होम रूल लीग जो थी ये अप्रैल में 1916 के अंदर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अप्रैल 1916 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। और ये कहाँ स्टार्ट हुई थी? इंडियन होम रूल लीग जो तिलक ने स्टार्ट की थी, ये पूना के अंदर। तो इन्होंने पूना के अंदर इसको स्टार्ट किया। और इनका जो एरिया था वो आगे आगे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इनका जो एरिया था वो महाराष्ट्र था, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस था, एंड जो आपका बेरार और बेरार वाला रीजन जो था वहाँ पे, राइट। सो यहाँ तक जो है इनका एरिया था। सेंट्रल प्रोविंस उस समय मध्य प्रदेश वाला एरिया जो था उसको सेंट्रल प्रोविंस बोला जाता था। सो ये जो है यहाँ पे इनका एरिया था जहाँ पे इनको ये लीग चलानी थी। कौन सी वाली? तिलक वाली। दूसरी जो है ये सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट की जाती है। ठीक है, होम रूल लीग। तो होम रूल लीग जो थी ये एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट की गई सितंबर 1916 में। इससे पहले अप्रैल 1916 में तिलक ने जो है इंडियन होम रूल लीग जो है शुरुआत कर दी थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार में। अगर हम एनी बेसेंट की बात करें, तो एनी बेसेंट की जो है बाकी जो इंडिया के पार्ट थे वहाँ तक जो है ये इसका फैलाव था। अब आप देखेंगे द होम रूल लीग मूवमेंट हैड बोरोड द टर्म होम रूल फ्रॉम ए सिमिलर मूवमेंट इन आयरलैंड। तो होम रूल का जो है कंसेप्ट इन्होंने आयरलैंड से लिया था। मेनली होम रूल का मतलब यही था कि हम जो है इंडियन लोगों के द्वारा ही जो है यहाँ पे जो है इसको गवर्नमेंट को रूल करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है उस समय ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करें तो ये ऑटोनोमस कॉलोनीज बन चुकी थी, राइट। सो हमारे पहले ही जो है ये सारी कंट्रीज आज़ाद हो चुकी थी। एंड तिलक्स होम रूल लीग की बात करें, तिलक की जो होम रूल लीग थी उसकी बात करते हैं। तिलक्स होम रूल लीग लॉन्च्ड एट द बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे पूना में बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी। एंड प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस की होती है बेलगांव के अंदर अप्रैल 1916 में, राइट। और 6 ब्रांचेस में जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। तिलक लॉन्च प्रोपेगेंडा इन फेवर ऑफ होम रूल लीग थ्रू मराठा एंड केसरी। देखो, मराठा, कहीं पे आपको मराठा दिखेगा ना, या फिर केसरी, तो ये दोनों जो है लिखा है तिलक ने। यानी कि दोनों जो है स्टार्ट किए थे मैगजीन्स, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किए थे। अब कई जगह आपको जो है मराठा दिखेगा, कई जगह महारठा। तो जो है आपने कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना। ये दोनों जो है यहाँ पे तिलक के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और इन्होंने पैम्पलेट जो छपवाए थे वो कन्नड़, गुजराती, मराठी और इंग्लिश की लैंग्वेज में जो है यहाँ पे आपको देखेंगे। द डिमांड्स इंक्लूडेड स्वराज, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन वर्नाकुलर। जो डिमांड थी वो थी स्वराज की, इंडिपेंडेंस की, और लिंग्विस्टिक स्टेट्स की। ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे जो है स्टेट्स हो, एंड एजुकेशन जो हो लोकल लैंग्वेज में हो, यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो। इट वॉज ड्यूरिंग द होम रूल लीग द बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द टाइटल लोकमान्य। तो यही जो होम रूल लीग मूवमेंट थी, इसी के दौरान जो है लोकमान्य का टाइटल इनको दिया गया था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को, राइट। आगे देखेंगे एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी। तो एनी बेसेंट जो है इंडिया कब आई थी? ये इंग्लैंड से इंडिया आती हैं 1893 के अंदर। ठीक है, और ये मेंबर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो उसके काम के लिए जो है ये 1893 में इंडिया में विजिट करती हैं। तो ये भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि भारत में कब आई थी। 1893 में एनी बेसेंट आती हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ ये उस समय जुड़ी हुई थी। एंड सेटअप इनका जो हेडक्वार्टर था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, वो अडयार के अंदर मद्रास के पास यहाँ पे था। और ये मद्रास से ही जो है आप देखेंगे सितंबर 1916 से मद्रास से ही जो है अपनी होम रूल लीग की शुरुआत करती हैं। और इनके साथ साथ जो इनके जो मेंबर थे
यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की बात करें तो जॉर्ज अरुणडेल भी जो है इनके साथ जुड़े हुए थे। और कौन जुड़ा था? अरुणडेल थे, सीपी रामास्वामी अय्यर एंड बीपी वादिया जो है होम रूल लीग के साथ जुड़े हुए थे। इसके साथ ही साथ एनी बेसेंट आल्सो ब्रॉट आउट द पेपर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया कॉमनवेल्थ अगर आपको आएगा या फिर न्यू इंडिया, ये दोनों पेपर जो है न्यूज़पेपर ये किसने छपवाए हैं? एनी बेसेंट। ठीक है, न्यू इंडिया पूछ लिया जाए या फिर कॉमनवेल्थ, दोनों जो है आपका आंसर एनी बेसेंट आएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे देखना है आपको लोगों ने। द कॉमनवेल्थ अडॉप्टेड इट्स कार्डिनल प्रोग्राम रिलीजियस लिबर्टी, नेशनल एजुकेशन, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या जो है इनका कॉमनवेल्थ के थ्रू इनका जो एम था, द मेन एम वाज टू पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यही है कि सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे। एंड इसके साथ ही साथ आप देखेंगे अब ये जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, इसके साथ जवाहरलाल नेहरू भी जुड़े थे। इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू एंड बी चक्रवर्ती और जे बनर्जी जो है कलकत्ता में जो है इस लीग को ज्वाइन करते हैं। साथ ही साथ द रिप्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ओनली सर्व टू द हार्डन एटीट्यूड ऑफ द एगिटेटर्स एंड द स्ट्रेंथन टू द, सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखने, क्योंकि आपको जो है फैक्ट ही पूछे जाएंगे। ठीक है, सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं जिसमें आपको पूरा थॉरो नॉलेज होना चाहिए, पूरी कहानी पे पकड़ होनी चाहिए, वो आपको जो HPPSC शिमला में होते हैं एग्ज़ाम, वो आपको याद रखने होते हैं। और यहाँ पे क्या है, आपको फैक्ट बहुत ही ज़रूरी है और थोड़ा बहुत जो है आइडिया भी होना चाहिए क्यों किस लिए हो रहा है ये चीज़ें, और ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और देखिए मॉन्टेगो जो डिक्लेरेशन है वो कब आते हैं? अगस्त 1917 के अंदर। मॉन्टेग डिक्लेरेशन अगस्त 1917, आल्सो नोन एज अगस्त डिक्लेरेशन। ठीक है, मॉन्टेगो डिक्लेरेशन को अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। और अगस्त डिक्लेरेशन आता है, इसके बाद जो एनी बेसेंट है वो उनकी जो होम रूल लीग थी वो उसे छोड़ देती हैं। ठीक है, वहाँ पे स्थगित कर देती हैं, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक रहते हैं उनकी जो मूवमेंट है उसके बाद भी जो है चली रहती है। ठीक है, एंड देखिए डिक्लेरेशन लेके आए अगस्त डिक्लेरेशन, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, उससे पहले लखनऊ पैक्ट देख लेते हैं। कोई भी मूवमेंट आएगी, जैसे अभी होम रूल लीग मूवमेंट है वो आती है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये नया कुछ पैक्ट लेके आएंगे, नया कुछ जो है डिक्लेरेशन, जैसे इसको काउंटर करने के लिए ये मॉन्टेग्यू या फिर अगस्त डिक्लेरेशन लेके आए थे। ठीक है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। किस किस के बीच में हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, याद रखना। तो लखनऊ सेशन जो होता है 1916 का, ये क्यों मेमोरेबल था? यहाँ पे क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट जुड़ गए। पहले आप देखेंगे सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, मॉडरेट्स अलग हो गए, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट भी जुड़ जाएंगे अब कांग्रेस के अंदर। द सेकेंड वॉज बॉन्ड ऑफ अलायंस बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। दूसरा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में काफ़ी बड़ा पैक्ट था ये। द लीग at its annual session of 1915 in Bombay, which was also attended by many Congress leaders, Gandhi, Malviya, Sarojini Naidu appointed a committee to draft a scheme of political reforms in the consultation with the other communities. तो यहाँ पे लीग का जो एनुअल सेशन होता है बॉम्बे के अंदर 1915 में, जो कि कांग्रेस के लीडर्स भी अटेंड करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू भी इसको अटेम्प्ट करती हैं। एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जो है यहाँ पे बात की जाती है। एंड ड्यूरिंग साइमल्टेनियस एनुअल सेशंस एट ऑफ द लीग एंड कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ इन दिसंबर 1916, तो लखनऊ का जो सेशन हुआ था वो 1916 में हुआ था, राइट, एंड दिसंबर 1916 में हुआ, जिसमें both passed resolution separately for the joint scheme of constitutional reforms and reached an agreement to cooperate in the political field. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होंगे उसमें हम जॉइंटली काम करेंगे और पॉलिटिकल फील्ड में भी एक दूसरे का जहाँ पे कॉर्पोरेशन रहेगा। तिलक जो एनी बेसेंट रहती हैं वो डोमिनेट करती हैं लखनऊ सेशन को। ठीक है, सो लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में हुआ, कब हुआ, कौन सी डेट को हुआ, ये आपको याद रखना है। दिस एग्रीमेंट इज जनरली नोन एज लखनऊ पैक्ट और या फिर कांग्रेस लीग स्कीम। द पैक्ट हैड रिजल्टेड लार्जली ड्यू टू तिलक के एफर्ट से ही जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पैक्ट दोनों के बीच में साइन हुआ।
The Lucknow Pact exhorted the British government to confer self-government on India as early as possible, to expand provincial legislative council and the Governor General's legislative council, and to provide a greater representation of the elected members of the expanded council. ठीक है, so यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वजह से जो है ब्रिटिश में उथल पुथल मचेगी। फिर ये जो है नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेके आएंगे, वो हम आगे देखेंगे। इट फर्दर डिमांडेड दैट पावर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द इंडियन सिविल सर्विस शुड बी वेस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लखनऊ पैक्ट, जो लखनऊ सेशन होता है, तो उसमें मुस्लिम लीग प्लस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड क्या थी, वो यहाँ पे बात हो रही है कि ये बोलते हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन जो कि इंडिया में भी कंडक्ट होते हैं लेकिन लंदन में भी कंडक्ट होते थे, तो उसका जो पूरा अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही होना चाहिए, यानी कि इंडिया के अंदर होना चाहिए। और जो कमीशनड है, नॉन कमीशन रैंक के जो मिलिट्री और नवल सर्विसेज हैं, उसमें जो है इंडियंस को भी ओपन कर देना चाहिए। मतलब कि जो रैंक है, कमीशन रैंक है, ऊंचे पदों पे जो जाते हैं, वहाँ पे जो है मिलिट्री में इंडियंस को इंक्लूड करना चाहिए। तो ये डिमांड रखी इन्होंने। द पैक्ट आल्सो मार्क द फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। सो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फाइनली सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम को दिए जा रहे थे, उसका भी जो है यहाँ पे स्वागत करते हैं। ठीक है, द पैक्ट सक्सीडेड इन गेटिंग द रिफॉर्म्स थ्रू द मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड ऑफ 1919। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसको मॉन्टेग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय मॉन्टेग जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, एंड जो चेल्मसफोर्ड थे ये हमारे वॉइसरॉय थे। ठीक है, एंड हाउ एवर द ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो थी, इसने जो लखनऊ पैक्ट के अगेंस्ट थी, ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो थी, ये लखनऊ पैक्ट के अगेंस्ट थी, जिसके जो लीडर थे वो थे वीपी माधवराव। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, हिंदू महासभा जो थी इसके बिल्कुल अगेंस्ट थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे मुस्लिम को नहीं होना चाहिए। द कांग्रेस लीग और द लखनऊ पैक्ट सर्वाइव्ड टिल द सस्पेंशन ऑफ द नॉर कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो ये जो पैक्ट था इन दोनों के बीच में, वो नॉर कॉर्पोरेशन मूवमेंट तक चला, जो कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बाद में जो है सस्पेंड कर दी गई थी गांधी जी के द्वारा, जब चोरी चोरा का इंसिडेंट हुआ था फरवरी 1922 के अंदर। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल जो है थोड़ा ये फैक्ट आपको याद रखने हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्यों जो है बंद हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चोरी चोरा का इंसिडेंट हुआ था, राइट। सो पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से जला दिया गया था उसमें। सो ये हम आगे पढ़ेंगे। The basic defect of the Lucknow Pact was that it was based on wrong notion that Hindu and Muslims formed separate communities, and therefore the pact proved to be a only temporary truce। तो यहाँ पे एक जो है गलत धारणा थी कि हिंदू और मुस्लिम जो है एक सेपरेट कम्युनिटी को जो है बिलोंग करती हैं। तो ये जो है यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम लखनऊ पैक्ट के बाद बात करेंगे 1917 का मॉन्टेग्यू डेक्लेरेशन, जिसको क्या बोलते हैं, अगस्त डेक्लेरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, राइट। आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन के रिजल्ट के बाद जो है आप देखेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में जो है रैपिड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जो है होम रूल लीग जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश को जो है यहाँ पे प्रेशराइज कर रही थी कि जो है आप यहाँ पे हमारे लिए कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, हमारी डिमांड्स को जो है वो फुलफिल करें। फिर 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होते हैं, एक हिस्टोरिक डिक्लेरेशन करते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, डिफाइनिंग द गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। तो अभी हम देखेंगे इसको। शॉर्टली देयर आफ्टर मॉन्टेग्यू विजिटेड इंडिया इन नवंबर 1917। जो मॉन्टेग्यू थे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, एक्चुअली ही वाज इन लंदन एट दैट टाइम, वो लंदन में थे, और ये नवंबर 1917 में इंडिया में आते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, जो कि ये रिपोर्ट तैयार करते हैं मॉन्टेग्यू इंडिया में आके, जो कि इनकी जो रिपोर्ट तैयार हुई थी उसी के बेस पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या फिर हम बोले मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म 1919 की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब 1918 में क्या हुआ था, दूसरा स्प्लिट हुआ था कांग्रेस के अंदर। अब पहला स्प्लिट कब हुआ था, 1907 जो सूरत का सेशन था, उसमें जो है दोनों पार्टियां अलग हो गई थी, मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरी बार स्प्लिट हो जाता है इन दोनों में। अब देखो स्प्लिट हुआ 1907 के अंदर सूरत सेशन में, फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट के दौरान दोनों आपस में मिले, फिर लेकिन जो है 1-2 साल बाद 1918 में ये दोनों अलग हो जाते हैं।
अब रिएक्शन विद इन द कांग्रेस शार्पली वेरिड, द मॉडरेट्स वेलकम्ड इट एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। किसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला? जो मॉडरेट लीडर थे, कि ये जो मॉन्टेगो डिक्लेरेशन था, ठीक है, जो कि 1917 में आया था, कि जिसके बेस पे ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आएंगे, उसके जो जो उसके अंदर जो चीज़ें थी उसका इन्होंने स्वागत किया, इन्होंने बोला मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन वाइल अदर क्रिटिसाइज इट एज फॉलिंग शॉर्ट फॉर द लेजिस्लेट एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिया, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे या फिर दूसरी पार्टी थी, वो बोलते हैं कि इंडिया के एक्सपेक्टेशन के खिलाफ है, उसको फुलफिल नहीं करती हैं। द डिवीज़न of opinion the division of opinion within the Congress on the Montego Declaration ultimately resulted in the second split and this time the moderates walking out। अब 1907 वाला जो स्प्लिट हुआ था उसमें एक्सट्रीमिस्ट ने छोड़ दिया था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट वॉकआउट कर जाते हैं। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन होता है अगस्त 1918 के अंदर, विच क्रिटिसाइज्ड August declaration as disappointing and unsatisfactory and suggested important modification। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे मेजोरिटी में कौन है, अभी मेजोरिटी में एक्सट्रीमिस्ट वाला ग्रुप रहेगा, दूसरा ग्रुप, ठीक है। पहले क्या था, उस समय वॉकआउट किसने किया था? उस समय एक्सट्रीमिस्ट ने वॉकआउट किया था, और यहाँ पे अभी उस समय हाँ एक्सट्रीमिस्ट ने जो है वॉकआउट किया था, अभी जो है मॉडरेट्स वॉकआउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब मेजोरिटी है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की, ठीक है। तो अभी जो ये बोलेंगे अगस्त जो इनका अगस्त 1918 का जो सेशन होता है उसके अंदर ये जो है अगस्त डिक्लेरेशन को क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले। जो मॉडरेट लीडर्स थे वो लेड करते हैं, उनका जो लीडर हैं वो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। दे सपोर्टेड डिक्लेरेशन इन ए सेपरेट कॉन्फ्रेंस नवंबर 1918। तो ये जो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे एकमात्र मॉडरेट थे जिन्होंने इसको जो है यहाँ पे सपोर्ट किया था। This brought about the second split in Congress. The ultra moderate started new party। अब यहाँ पे स्प्लिट होता है कांग्रेस में, तो ये जो मॉडरेट लीडर थे यहाँ पे एक नई पार्टी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था नेशनल लिबरल लीग, ठीक है। 1918 में नेशनल लिबरल लीग। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब नेशनल लिबरल लीग को हम ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं। सो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको कहानी पता है तो आप आंसर इजीली दे पाएंगे। अब दोस्तों रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इसके बीच में जो हुई हैं 1909 या फिर जो फर्स्ट फेज़ जो रहा है, ठीक है, 1900 से जो है 1919 तक जो है जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेज़ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो वासुदेव बलवंत फड़के, जिसको हम फादर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म भी बोलते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, तो वासुदेव बलवंत फड़के को बोला जाता था। तो इन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस थी, कौन सी, कोल्स और भील्स को जो है आपस में जो है यहाँ पे इकट्ठा किया और ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है, रिबेल कर दिया इनके खिलाफ। बट इनको पकड़ लिया गया और डिपोर्ट कर दिया गया एडन में, ठीक है, राइट। और 1902 तक जो है 4 रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो है सेटअप हो चुके थे कोलकाता और मिदनापुर के अंदर। वो कौन कौन से थे? मिदनापुर सोसाइटी, जिसको सरला घोषाल ने जो है स्टार्ट किया था, अनुशीलन समिति थी, अंतमोनिति ग्रुप था, युगांतर ग्रुप था जो कि बरिंद्र कुमार घोष, राजा सुबोध मलिक और हेमचंद्र कांगुओं को जो है इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सो युगांतर ग्रुप के मेन लीडर जो हैं, आपको बरिंद्र कुमार घोष का नाम याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट पॉलिटिकल रॉबरी जो होती है वो 1906 में होती है, ठीक है। तो पहली जो डकैती होती है वो 1906 में होती है, जिसको हम रंगपुर डकैती के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखना कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट डकैती जो हुई थी वो कब हुई थी, 1906 में रंगपुर डकैती हुई थी। इसके बाद जो है बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट हुई, मनिकतला जो है आपके कलकत्ता के अंदर, यहाँ पे जो है आपकी बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट होती है। इसके बाद फेमस इंसिडेंट होता है जो किंग्स फोर्ड थे, राइट। किंग्स फोर्ड जो थे मैजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरपुर के, इनके ऊपर जो है यहाँ पे इनको मारने का जो है प्लान था, ठीक है, युगांतर ग्रुप का 1908 के अंदर, जो कि फेल हो गया था, राइट। सो ये आपको याद रखना है कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, पहले 1906 में, फिर उसके बाद 1908 के अंदर जो है किंग्स फोर्ड जो कि मैजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरपुर के, इनके ऊपर जो है यहाँ पे इनको मारने की कोशिश की गई थी। किसने मारने की कोशिश की? तो युगांतर ग्रुप के साथ जो जुड़े हुए थे, ठीक है। एंड अरविंदो घोष जो है इनको अरेस्ट किया गया, खुदीराम बोस को जो है अरेस्ट और एग्जीक्यूट किया गया हिजनी जेल हजारीबाग के अंदर, ठीक है। अरविंदो घोष को हमने देखा था कि बाद में 1910 में ये आज़ाद होंगे, पिछले वीडियो में हमने देखा था। फिर जो है ये
अब पुडुचेरी चले जाएंगे, आध्यात्मिक ध्यान वगैरह जो है उसमें जो है ये मग्न हो जाते हैं। खुदीराम बोस को एग्जीक्यूट किया गया था, याद रखना, हिजनी जेल में। इसके बाद देर वॉज ए असैसिनेशन अटेम्प्ट। हमने ये देखा था ना कि लॉर्ड हार्डिंज पे जो है बॉम्ब फेंका गया था दिसंबर 1912 में, ठीक है। मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी एंड बसंत कुमार विश्वास, जिसमें बसंत कुमार विश्वास को पकड़ के जो है इनको फांसी दे दी गई थी। और इसमें जो है आपके रास बिहारी बोस भी इन्वॉल्व थे, वो बच गए थे। एंड इन मद्रास रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर कैरिड बाय भारत माता एसोसिएशन। मद्रास के अंदर जो है भारत माता एसोसिएशन जो है वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है लेके आते हैं। और इसमें जो मेंबर रहते हैं वेंची एयर और वीओ चिदम्बरम पिल्ले जो हैं यहाँ पे इसके मेंबर थे। इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया की अगर हम बात करें, भारत के बाहर जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो कौन कौन सी थी, तो यहाँ पे कई ग्रुप्स बने। इंडिया हाउस, याद रखना है आपको, इंडिया हाउस की शुरुआत किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लंदन के अंदर जो है ये सेटअप किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, इंडिया हाउस, ठीक है। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, इंडियन साइकोलॉजिस्ट, द इंडियन साइकोलॉजिस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि who is written the newspaper इंडियन साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट सॉरी, ये था आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा। वीडी सावरकर भी इंडिया हाउस के मेंबर रह चुके हैं। एंड इन्होंने भी सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है स्टार्ट की थी, जैसे अभिनव भारत है एंड मित्र मेला, ठीक है। अभिनव भारत और मित्र मेला इसमें वीडी सावरकर के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके साथ लाला हरदयाल जो कि गदर पार्टी के साथ भी जुड़े हुए थे, बाद में हम देखेंगे। एंड आल्सो वी एन चटर्जी, ये बाकी जो है मदन लाल ढींगरा जो जिन्होंने जो है ब्रिटिश ऑफिसर कर्जन विली को 1909 में मार दिया था, ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने, ठीक है, असैसिनेट किया था। याद रखना है ये भी आपको कि कर्जन विली को किसने मारा था। इसके बाद पेरिस इंडियन सोसाइटी जो है ये मैडम भिकाजी कामा जो है इनके द्वारा स्टार्ट की जाती है। और इन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए, वंदे मातरम और मदन तलवार, ठीक है। तो ये मदन तलवार और वंदे मातरम जो है ये 2 न्यूज़पेपर इन्होंने मैडम भिकाजी कामा जो कि पेरिस इंडियन सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई थी। इसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी जो सेटअप होती है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, बर्लिन जर्मनी के अंदर, ठीक है। सो आप देखेंगे पेरिस में भी, राइट, फ्रांस में भी और जर्मनी में भी और यूएसए में भी जो है, यहाँ पे लंदन में भी आपको सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हैं बाहर से भी हो रही थी। गदर पार्टी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 1913 में आपको याद रखना है गदर पार्टी मूवमेंट स्टार्ट हुई। इसमें यहाँ पे जैसे स्टूडेंट थे तरकनाथ दास, जिन्होंने जो है फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो है नॉर्थ अमेरिका में जो है पब्लिश किया, जो कि नेशनलिज्म फैलाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। एंड इसके साथ साथ जो है हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट सेटअप हुई 1913 के अंदर सोहन सिंह भकाना के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने हिंदुस्तानी गदर न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया, जिसको बाद में एडिट किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है। एंड जो एक्टिविटीज़ थी एसोसिएशन की, ये गदर पार्टी मूवमेंट कहलाई बाद में। एंड इट इज़ द फर्स्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। कभी क्वेश्चन पूछा है कि विच वाज द फर्स्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, तो ये गदर पार्टी वाली मूवमेंट थी, जिसमें हर वर्ग का जो है हर समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। अब ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ थे गदर पार्टी के, तो ये थे सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। यूएसए के अंदर है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे इसके जो हेडक्वार्टर था वो था, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर का नाम था युगांतर आश्रम। एंड इन्होंने जो है हिंदुस्तानी गदर नाम का जो है न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था, हमने देखा। इसके बाद पंजाब के अंदर भारत माता सोसाइटी जो थी, जिसके लीडर थे करतार सिंह, उन्होंने जो है गदर मूवमेंट को फैलाया पंजाब के अंदर, राइट, ये आपको याद रखना है। हांगकांग में भी ये फैली। इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे मूवमेंट एंडेड विद द अरेस्ट ऑफ लाला हरदयाल। तो मूवमेंट, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया है कि वाई गदर मूवमेंट वॉज स्टॉप्ड और एंडेड, तो ये जब लाला हरदयाल थे जो कि एक काफ़ी बड़े लीडर थे, इसके साथ जुड़े हुए थे, तो इनके अरेस्ट के साथ साथ ही साथ जो है वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका था उस समय, ठीक है। एंड कुमाक्ता मरु जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, और उसमें जो है यहाँ पे आप रीज़न देख सकते हैं कि क्यों जो है ये स्टॉप करनी पड़ी थी, रोकनी पड़ी थी। अब सेकंड फेज की बात करें तो उसमें भगत सिंह का नाम आएगा। इन्होंने नौजवान भारत सभा को स्टार्ट किया था, नौजवान भारत सभा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नौजवान भारत सभा से कौन जुड़ा हुआ है? भगत सिंह का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद 1925 में क्या हुआ? ककोरी कांड,
जिसको आप ककोरी ट्रेन ट्रेजेडी बोलते हैं या डकैती बोलते हैं, 1925 में हुई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को जो है यहाँ पे जो है जिम्मेदार इसका ठहराया गया था। 1925 में ककोरी कांड हुआ था, याद रखना है आपको। सौंडर का मर्डर जो है यहाँ पे आप देखेंगे, भगत सिंह जो है इसके जो है एक्यूज हुए, इसके साथ लाहौर के अंदर इसका जो है सौंडर का मर्डर किया गया था 1929 में। साथ ही साथ जो है दिल्ली असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, ठीक है, ये भी 1929 के अंदर। इसके अलावा सूर्य सेन जो थे, चिट्टागोंग आर्मरी डकैती जो हुई थी, ठीक है, उसमें जो है सूर्य सेन का नाम आया था, 1930 में हुई थी चिट्टागोंग आर्मरी डकैती। एंड साथ ही साथ फिर बाद में लंदन में उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को 1940 में मारा था, ठीक है, जो कि जलियांवाला ट्रेजेडी जो है आगे अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो उसमें जो है जनरल डायर ने काफ़ी सारे लोगों को मरवा दिया था वहाँ पे जलियांवाला बाग में। सो 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। सो उसका बदला लेने के लिए उधम सिंह जो है लंदन जाते हैं और उनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। सो वहाँ पे जो है 1940 के अंदर इसको जो है मौत के घाट उतारा गया था। सो ये था आपका जो है आज का लेक्चर, 1918 तक की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रॉलेट एक्ट 1919 से स्टार्ट करेंगे और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ भी इसको हम कवर करेंगे। जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी है उसको जो है पढ़ेंगे। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, गांधी जी द्वारा जो स्टार्ट किया गया था, वो हम सब चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बाकी 3 और 4 लेक्चर्स में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा HPGK का रहने वाला है आज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।